देखो क्वालिटी फैक्टर होता क्या है देखो जी, किसी की क्वालिटी का जो फैक्टर होता है वही क्वालिटी फैक्टर होता है। क्वालिटी कैसे कह रहा, क्वालिटी फैक्टर इज फिजिकल क्वांटिटी, क्वालिटी फैक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अस द बेटर साउंड क्वालिटी। जैसे कोई किसी की साउंड क्वालिटी बहुत बेटर है तो आप बोलोगे उसका क्वालिटी फैक्टर पक्का ज़्यादा है, अच्छा क्वालिटी फैक्टर है। चलो जी, नोट में नंबर 1, क्वालिटी फैक्टर मेनली है साउंड के लिए ही है, ठीक है ना। कैसे, मैं तुम्हें थोड़े से एग्जांपल दूंगा रेडियो वगैरह के, ठीक है। नोट में नंबर 1 बात लिखिए, कह रहा है कि एट रेजोनेंस कंडीशन पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम बिकॉज जेड इज मिनिमम एंड फॉल्स टू जीरो इन ईदर डायरेक्शन। ये तुमको बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी, बस इतनी बात समझ में आएगी कि रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है क्योंकि जेड मिनिमम होता है। लेकिन इसने ये नहीं समझेगा, तुम ये नहीं समझोगे कि एंड फॉल्स टू जीरो। ये तुम्हारे लिए थोड़ी विचित्र बात होगी कि फॉल्स टू जीरो इन ईदर डायरेक्शन। ये बात हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी 2 मिनट बाद में, ठीक है ना। उसके बाद कहता है नंबर 2, रेजोनेंस पर करंट मैक्सिमम होता है अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करे तो करंट घटेगा ही। अब इस बात को आप समझ सकते हो आराम से। इसने कहा रेजोनेंस कंडीशन, एक बात बताओ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आपने बोला FR इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये होती है रेजोनेंस कंडीशन। जब आप इस फ्रीक्वेंसी का करंट लोगे तो या कोई करंट लोगे इस फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट करके, तो आपको जो कंडीशन मिलेगी वो ऐसी कंडीशन मिलेगी जिस पे करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा, मतलब रेजोनेंस कंडीशन मिलेगी। भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे आपको करंट क्या मिले, मैक्सिमम करंट मिले। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा कम कर दोगे, मैंने कहा जी मेरी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या मैं इस फ्रीक्वेंसी पे आई मैक्सिमम लेके आ पाऊंगा, करंट मैक्सिमम मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहता हूं, तो क्या मुझे यहाँ आई मैक्सिमम मिलेगा, करंट मैक्सिमम मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो ये बताओ करंट मैक्सिमम नहीं मिलेगा तो कम मिलेगा, मैक्सिमम से भी ज़्यादा मिलेगा, सही बात है, मैक्सिमम से ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम से कम मिलेगा, तो I लेस देन I नोट, है ना। और अगर मैं यहाँ देखूँ, आप बोलोगे यहाँ भी लेस देन I नोट, अरे यहाँ कितना मिलेगा, आपने बोला यहाँ मिलेगा I नोट, मैक्सिमम करंट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। तो अगर आप इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, अगर आप इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे जाओ, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे चले गए तो भी करंट घटा, और अगर आप पीछे गए तो भी करंट घटेगा, मानते नहीं मानते भाई, दोनों कंडीशन पे करंट घट रहा है ना। आप लेफ्ट में गए तो भी घटा, राइट गए तो भी घटा, आपने फ्रीक्वेंसी घटाई तो घटा, करंट बढ़ाई तो भी घटा। सिर्फ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस पे करंट क्या होता है, मैक्सिमम। अब आ जाओ नंबर 1, एट रेजोनेंस करंट इज बिकॉज जेड इज मिनिमम। ये तो बात अच्छी है, कह रहा एंड फॉल्स टू जीरो। इधर जाते जाते जब आप इस फ्रीक्वेंसी से इधर को जाओगे 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 जाओगे, फ्रीक्वेंसी कम कम कम, और एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट कितना हो जाएगा, लगभग 0, और इधर भी करंट लगभग पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा, 0। तो इसने कहा एंड फॉल्स टू 0 इन ईदर डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, दोनों साइड एक समय ऐसा आएगा करंट क्या हो जाएगा, 0। और जितना आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ को चलोगे करंट बढ़ता जाएगा, और इस वक्त आगे करंट मैक्सिमम। सेम कहानी यहाँ पे, समझ में आ गई बात, नहीं आई दोबारा सुनो। कह रहा एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम बिकॉज दैट इज मिनिमम एंड फॉल्स टू 0 इन ईदर डायरेक्शन। समझ में आ गई बात, पक्का ना। अब आप कहोगे डायरेक्शन का क्या मतलब है, डायरेक्शन का मतलब बताऊंगा, ग्राफ में समझाऊंगा। डायरेक्शन का मतलब है कि आप चाहे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट में जाओ, चाहे आप रेजोनेंस के राइट में जाओ, करंट तो 0 की तरफ को जाएगा ही, ठीक है भाई। चलो
नंबर 2 कह रहा रेजोनेंस पर करंट मैक्सिमम होता है अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम या ज़्यादा करे तो करंट घटेगा ही। समझ में आ गई होगी बात, पक्का यहाँ से सारी बात समझ में आ गई। चलो जी, उसके बाद कह रहा है रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट और पीक उतना ही शार्प होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई साहब ये तो पता ही है तुमको, करंट जितना वो रेजिस्टेंस जितना कम होता है करंट उतना ज़्यादा, और पीक भी शार्प बनता है। पीक का भी बताऊँगा तुमको, पीक का क्या मामला है, ठीक है। अभी तुम आओ फिलहाल, तो मैं कर देता हूँ इसको रफ टफ, ऐसा हो सकता है? हाँ हो गया, अच्छा सा हो गया था। चलो देखो जी, उसके बाद कह रहा है जितना पीक हायर होगा मतलब करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हाँ है ना, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जितना पीक हायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है ना। मान लो एक ग्राफ ऐसे बन रहा और एक ग्राफ ऐसे बन रहा, तो आप बोलोगे इसका पीक हायर है, तो इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम है और इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। कोनो प्रॉब्लम? उसके बाद कहता है कि पीक जितना हायर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना पीक फ्लैट होगा रेजिस्टेंस उतना हायर होगा। तो इसका रेजिस्टेंस हायर, इसका रेजिस्टेंस वीक, ठीक है। ये नोट की बातें तुम्हें याद रखनी है, ये बातें धीरे धीरे, ठीक है, तुम्हें समझ में भी आ जाएंगी। कह रहा है शार्पनेस ऑफ पीक कह लो या करंट कह लो, पीक करंट, शार्पनेस ऑफ पीक या करंट इज मेजर्ड बाय क्वालिटी और क्वालिटी फैक्टर। आप कहोगे जितना अच्छा करंट जाएगा ना, जितना अच्छा करंट जाएगा, आप बोलोगे क्वालिटी उतनी अच्छी मिलेगी। क्वालिटी अगर अच्छी नहीं मिल रही इसका मतलब वहाँ तक कंप्लीट पूरा करंट पहुँच ही नहीं रहा, मतलब कि पीक जो है आपका शार्प नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो कह रहा शार्पनेस ऑफ पीक करंट इज मेजर्ड बाय क्वालिटी और क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस ऑफ पीक करंट की जो शार्पनेस है इस तरह से वो मेज़र होगी क्वालिटी से। जैसे मान लो आपके सामने दो ग्राफ हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसकी क्वालिटी नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 1 की क्वालिटी बेस्ट है, मतलब अच्छी क्वालिटी है, बेकार क्वालिटी है, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है एलसीआर सर्किट में छठी बात कहता है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर सर्किट, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर एट हायर रेजिस्टेंस पीक कैसा मिलेगा, फ्लैट, समझे कि नहीं समझे। एट मॉडरेट रेजिस्टेंस थोड़ा शार्प, एट लो रेजिस्टेंस आपने बोला मोस्ट शार्प, समझे कि नहीं समझे। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अभी मैंने एक बात बोली कि करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो आप बोलोगे देखो जी करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इक्वालिटी फैक्टर में आता है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट के साथ क्या चेंज होता है। तो मान लो, मेरी बात अच्छे सुनना, तुम्हें पता है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उस पर करंट मिलेगा मैक्सिमम, हाँ है ना। लेकिन अगर आप उससे बढ़ाओगे तो भी करंट क्या होगा, डिक्रीज, घटाओगे तो भी करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसे बोलते हैं करंट वर्सेस, मतलब आई वर्सेस एफ वाला ग्राफ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा तुम यहाँ समझो। ये बताओ तुम मुझे, ये आपकी होगी फ्रीक्वेंसी और ये आपका हो गया करंट, ठीक है भाई। अब तुम मुझे ये बता दो, एक ग्राफ ये ओमेगा आर है, ओमेगा आर मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर तीनों अपने अपने पीक पर हैं, किसी का पीक कम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाले का पीक सबसे ज़्यादा, सबसे कम उससे कम, ठीक है। जिसका पीक ज़्यादा मतलब करंट भी ज़्यादा, करंट ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, तो थर्ड वाले का रेजिस्टेंस सबसे कम, सेकंड वाले का उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थर्ड वाले से थोड़ा ज़्यादा, फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। समझ में आया ना। इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, इस तरह से, ओके। ये 3 लगे हुए हैं ना, इसमें सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तुम समझ गए ना मेरी बात। वरना इस बात को ऐसे समझो कि जो रेजिस्टेंस पहले वाले का सबसे ज़्यादा, उससे कम दूसरे वाला, सबसे कम रेजिस्टेंस तीसरे वाला, पक्का। तो इसमें ऐसे कहो कि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, इसका उससे थोड़ा कम और इसका सबसे कम, ओके, जैसे तुम कह सकते हो। तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा तो शार्पनेस उतनी ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही बात। तो शार्पनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस की बात है ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो शार्पनेस कम, और शार्पनेस इंडिकेट द करंट, तो करंट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अच्छा जी, ठीक है। तो नोट में मैंने कुछ बात लिखी है, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर और उतना ही शार्प पीक और उतना ही ज़्यादा करंट। ओके, चलो जी। उसके बाद आती है बात, ये तुम्हें समझ में आ गया क्वालिटी फैक्टर? ये सिर्फ क्वालिटी फैक्टर का इंट्रोडक्शन था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि तुम देखो क्वालिटी फैक्टर के बाद नोट शुरू हुआ। अभी कुछ डेफिनेशन शुरू नहीं, बस आपने क्वालिटी फैक्टर को महसूस किया कि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि करंट अच्छा जा पाएगा। करंट अच्छा जा पाएगा तो क्वालिटी अच्छी है, क्यों? मैक्सिमम करंट पहुंच पा रहा है और पीक जो होगा वो शार्प बनेगा, अच्छी साउंड क्वालिटी आएगी। ठीक है ना? जो रेजोनेंस कंडीशन होते हैं, जेड मिनिमम होता है, रेजोनेंस कंडीशन पे ही करंट मैक्सिमम मिलता है। तो क्वालिटी फैक्टर सबसे अच्छी क्वालिटी कहाँ मिलेगी? रेजोनेंस कंडीशन। समझ में आ गया ना? एट रेजोनेंस। चलो जी, आ जाओ। डेफिनेशन ऑफ क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? सुनो भाई, तुम्हें एक रेडियो सिग्नल को समझना पड़ेगा, कोई भी 93.5 रेड एफएम, जो भी आप समझना चाहो उसको समझ लेना। तो कह रहा है डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर में कहा कि इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसी बिटवीन बोथ साइड्स ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वेयर करंट एम्पलीट्यूड बिकम 1/√2। देखो जी, थोड़ी सी नई बात है। इसने कहा डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक तो, और उसके साइड में इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसी टेकन बोथ साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वेयर करंट एम्पलीट्यूड बिकम 1/√2, या दूसरा तरीका इन पावर बिकम हाफ। सुनो क्या मतलब है इस बात का, मैं बताता हूँ। देखो, आप कुछ ऐसे समझो कि जो आपका क्वालिटी फैक्टर है क्यों, वो इक्वल टू होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के रेशो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के रेशो के। लेकिन सुनो, मामला है क्या? मामला ये है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहाँ है? आपने बोला देखो जी, इस ग्राफ के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है ना? जो ग्राफ है, इस ग्राफ में पीक करंट यहाँ है, तो सीधी सी बात है ये फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब तुम इसे समझो एक सिग्नल 93.5। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुमने रेडियो में ट्यून कर रहे हो, आपने 93.5 तक पहुंचना है, तो आप ये बताओ 93.1, 93.2 के आसपास आते ही ऐसे महसूस होने लगता है जैसे चैनल बहुत नज़दीक है। समझ रहे हो ना? और जैसे आप 93.3 या 93.4 पर पहुँचे, 92 पे तुम्हें हल्का सा लगा जाता है कुछ है, लेकिन जैसे 93.4 पे पहुँचे तो आपको आधी आवाज़ आ रही है और आधा डिस्टोर्शन आ रहा है। हाँ है ना? आज तो से की आवाज़ आ रही है ना? होता है नहीं होता है? रेडियो में सुना है ना? तो और आधा चैनल बोलता है, तो आप बोलोगे इसका मतलब 93.4 पर सिग्नल की पावर हाफ है। हाँ है ना? और 93.5 तो है ही आपका बिल्कुल शार्प, बेस्ट साउंड क्वालिटी। हाँ है ना? और थोड़ा सा आगे चले, फिर आया 93.6। अब आप ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ आपको 93.5 रेड एफएम चैनल पे जाना है, तो आप ये बताओ क्या 93.4 पे आकर आपको महसूस होगा कि नहीं होगा चैनल नज़दीक है? और 93.6 पे भी महसूस होगा, हाँ चैनल तो नज़दीक ही है, क्योंकि इस वक्त पावर क्या हो चुकी है? हाफ। ये तुम्हें जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? लेकिन इस पर पावर क्या मिलेगी? मैक्सिमम। ये पी नोट की हाफ है, पी नोट की हाफ है, पी नोट पावर मैक्सिमम है, क्योंकि इस 93.5 पे सर्किट में करंट कैसा जा रहा है? मैक्सिमम, और क्वालिटी भी कैसी है? मैक्सिमम। समझ में आ गई बात तुमको? यहाँ क्वालिटी जस्ट क्या हो चुकी होगी? हाफ क्वालिटी। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि पावर क्या हो चुकी सिग्नल की? हाफ हो चुकी, क्योंकि इस वक्त 93.4 पर जो कि चैनल नहीं है, इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस कंडीशन नहीं बन रही। तो ये 93.4 क्या है, 93.5 क्या है, 93.6 क्या है? तो आप बोलोगे 93.4 इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट में वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पावर हाफ हो जाती है, और ये 93.6 क्या है जी? वो 93.5 के राइट में वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पावर हाफ हो जाती है, क्वालिटी हाफ हो जाती है, साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती, साउंड और डिस्टॉर्शन आपस में मिक्स होकर आधा आधा आते हैं।
ठीक है ना। तो आ जाओ, ये क्या है, आपने बोला ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस पे करंट मैक्सिमम, साउंड क्वालिटी बेस्ट, सब कुछ बेस्ट है, पावर बिल्कुल मैक्सिमम। आप लेफ्ट तक गए, जहाँ तक थोड़ी 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 आवाज़ आ रही है, आपको ये फ्रीक्वेंसी मिली। आप एक्चुअल में ऐसे गए, करंट घटा 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 घटा, और एक वक्त ऐसा आया जहाँ पावर कितनी हो गई, हाफ हो गई, और जहाँ पावर हाफ हो गई वहीं आपने रोक लिया, जहाँ पावर हाफ हो गई वहीं आपने रोक लिया, और आपको क्या मिला, पावर हाफ पर जो फ्रीक्वेंसी थी उसको आपने बोला ओमेगा 2। दूसरी साइड भी तो आएगी, हाँ है ना, क्योंकि 93.4 तो ये है और ये 93.5 है, 6 सॉरी, ठीक है ना, और ये कितना है 93.5, ठीक है भाई, समझ गए ना। 93.6 और 93.4 पे दोनों जगह पावर क्या क्या है, हाफ हाफ है, क्योंकि इस वक्त साउंड प्लस डिस्टॉर्शन दोनों मिक्स हो रखे हैं बराबर बराबर मात्रा में। ओके चलो जी, ठीक है, हमने समझ लिया। तो क्या समझा, तो इसका तो चैनल कहाँ से कहाँ तक है, इस बैंड की विड्थ क्या है। चैनल एक बैंड होता है, हाँ है ना, कहते हैं, मुझे याद नहीं, एक हिंदी में स्टेटमेंट आता था कि हम, मतलब जब हिंदी में सुनते थे ना पापा, कुछ आता था कि हम इस चैनल से इतने बैंड से बात कर रहे हैं। हम रेडियो बताते थे वो कि हम राजधानी चैनल में इस बैंड से लेके इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस मतलब ऐसा कुछ बोलते थे वो पर्टिकुलर, ठीक है ना, मुझे याद नहीं स्टेटमेंट वो, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस बैंड से बात कर रहे हैं या इस बैंड विड्थ से बात करते हैं। बैंड विड्थ का मतलब होता है कि आपका सिग्नल जहां से लेके जहां तक के बीच में मिलता है, दैट इज कॉल्ड बैंड विड्थ। तुम्हारे बैंड की विड्थ है, हाँ है ना। जब तुम्हारा बैंड कौन सा है, 93.5 है जी, 93.5 तुम्हारा बैंड है, तो तुम्हारा सिग्नल मिलेगा 93.4 से 93.6 के बीच में, हाँ है ना। समझे कि नहीं समझे, पक्की बात है ना, पक्का। अच्छा तुम एक बात और बताओ, तुम मुझे, ये सिग्नल ज़्यादा अच्छा या एक सिग्नल ऐसा है तो 93.5 बेस्ट है, लेकिन वो है ना 92.8 से लेके या 93 से लेके 98 तक कहीं ढूंढ लो। समझ रहे हो मेरी बात। एक तुम्हारा चैनल तुमने बनाया जो 93.5 है एक्चुअल में, लेकिन वो 93 से बजना शुरू हो जाता है और 98 तक बजता रहता है। क्या तुम इसे अच्छे चैनल कहोगे? सारी क्वालिटी तो फैली पड़ी है इसकी, ठीक है। हर जगह इस पे यहाँ थोड़ा सा साउंड आ रहा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, साउंड घटता गया, ये होता गया, मतलब साउंड, मतलब कुल मिलाकर तुम्हारा चैनल फैला पड़ा है, रायता फैला पड़ा है। तो आप बोलोगे इसका मतलब ये क्वालिटी ठीक नहीं है। ऐसा होता है कि सारी रेडियो में अलग अलग चीज़ें आती हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे सब कुछ अलग अलग चैनल आते हैं, सब कुछ अलग अलग ही आता है या सेम आता है? सेम आता है, लेकिन सेम नहीं आता, क्वालिटी में डिफरेंस होता है। तुम्हारी क्वालिटी यहाँ से बिखरनी स्टार्ट हुई, मैक्सिमम 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 सो बढ़ती बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम हो गई, फिर घटते 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 मतलब काफ़ी दूर तक, काफ़ी दूर दूर के बैंड तक फैला हुआ है। तो क्या आप ऐसा चाहोगे? जब तुम्हारा चैनल 93.5 है तो आप क्या चाहोगे? तुम्हारा चैनल 93.5 पे बिल्कुल शार्प बोले, बिल्कुल अच्छा बोले, इसी के आसपास रहे, ज़्यादा ना फैल पाए। तो जिसकी बैंड विड्थ जितनी कम होती है, जो कम फैला हुआ होता है, दोबारा सुनो, जिसकी बैंड विड्थ कम होती है मतलब चैनल वो क्वालिटी अच्छी होती है। समझ में आ गया ना। अगर 93.5 तो मतलब 93.5, ना कि 93.3 भी उतने मज़ा दे रहा है, आवाज़ तो ठीक आ रही, पता भी नहीं चलता कई बार तो, ठीक है ना। तो आप बोलोगे जिस 93.5 मतलब 93.5। तो ये बताओ, ये पावर यहाँ हाफ, ये पावर यहाँ हाफ, ये जितना ज़्यादा होगा ना ये डिफरेंस, ये विड्थ, ये इस बैंड की विड्थ है। समझ गए ना, कौन से वाली, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक। तो बैंड विड्थ क्या हुई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, हाँ है ना भाई। मैं कहता हूँ आप 2 से लेके 7 तक फैले हुए हो, तो एक्चुअल में आप 5 फैले हुए हो, ठीक है ना। तो बैंड विड्थ वगैरह कितनी होगी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो क्वालिटी फैक्टर जो बराबर होता है वो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंड विड्थ। समझ में आया ना। अब बैंड विड्थ बोल दिया मैंने डायरेक्ट, लेकिन यहाँ आ जाओ, बच्चों की तरह आते हैं पहले। इसने कहा इट इज़ द रेशियो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसी टेकन बोथ साइड ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वेयर करंट एम्पलीट्यूड बिकम 1/√2 एंड पावर बिकम हाफ। समझ में आई बात नहीं आई? इसने बोला डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसी टेकन बोथ साइड ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसे ही तो बैंड विड्थ बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे आते हैं जरा थोड़ा सा। आरएमएस करंट है ये, हाँ ये आरएमएस करंट ही है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये आया कैसे? पावर हाफ जब होती है ना, ये मैंने दिखा रखा होगा पक्का, ऐसा तो नहीं मैंने ना लिखा होगा, देखते हैं, चलो आ जाओ। पावर हाफ होने पे हो जाता है, देखो ये हो गया। आ जाओ नोट में नंबर 1,
नोट बहुत जरूरी है इसमें। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट अपने पीक करंट का 1/√2 टाइम्स हो जाता है, और यही फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए थी, यही हमें चाहिए थी, पावर जहाँ हो जाए इसके अराउंड। कह रहा है ओमेगा 1 व ओमेगा 2 पर पावर हाफ भी हो जाती है, बिकॉज सुनो करंट 1/√2 टाइम्स हो गया, पीक करंट का कितना हो गया 1/√2 टाइम्स हो गया, लेकिन इसने बोला पावर क्या हो गई हाफ। अब देखो पावर हाफ कैसे हो गई, हम जानते हैं P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, और हमारे लिए I कितना हो चुका 1/√2, मतलब वही हो गया आई नॉट अपॉन √2, तो इसका स्क्वायर हो गया 2, और ये मैक्सिमम पावर ना, हाँ है ना, तो P डैश बराबर हो गया हाफ P, हाँ है ना, अरे भैया ये वही ना है, ठीक है। चलो तो आओ जरा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर Q बराबर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ, हाँ है ना, बैंड की विड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसे बोलते हैं डेल्टा ओमेगा। यहाँ तक समझ में आई बात नहीं आई, पक्की बात है ना। चलो जी, उसके बाद आता है एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर, अब शुरू हुआ है 20 मिनट। जैसे ही आई नोट पीक वैल्यू होती है और वो आई इंस्टेंट वाली होती है, आरएमएस कौन सी होती है? आरएमएस होती है मतलब ऐसे अगर पीक वैल्यू के √2 टाइम्स जो वैल्यू। आरएमएस एक तरह का, तुझे एक बात बताऊँ मैं, अगर समझे तो ये समझो, तुमने ये बताओ एक साइकिल में एवरेज करंट कितना होता है? 0। क्या सच में होता है? हाँ। सच में आप बोलोगे अगर एवरेज करंट एक साइकिल में 0 होता तो फिर तो पावर भी 0 होती, हाँ है ना, तो हमने देखा पावर भी 0 होगी, भाई करंट 0 तो पावर 0, तो एनर्जी भी क्या होगी 0। अगर एक साइकिल में एनर्जी तो 1000 साइकिल में एनर्जी कितनी होगी? वो भी 0। 0। अगर मैं तुमसे कहूँ 1,00,000 साइकिल में एनर्जी, आप बोलोगे वो भी 0। इसका मतलब 1,00,000 साइकिल करंट की आ गई, एनर्जी 0, उसने इसका मतलब कोई काम ही नहीं करा, काम नहीं करा। लेकिन हम क्या देखते हैं एक्चुअल में काम तो करती है, काम करती है, तो हमारा एवरेज नापने का, एवरेज मेजर निकालने का तरीका क्या है? गलत है। तो इसलिए हम कौन सा तरीका लेते हैं? आरएमएस। आरएमएस एक ऐसा तरीका है जो एडवांस लेवल का एवरेज निकालता है। सीधी सी बात, सीधे शब्दों में कहूँ, करंट का एवरेज निकालते हैं, करंट के एवरेज को निकालने का अच्छा तरीका इज IRMS। क्यों? देखो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, 1 + 2 + 3/3, दिस इज द एवरेज ऑफ 1 2 3। लेकिन अगर अच्छे से करना हो तो आप करो इसका स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐड इसका, अब निकालो मीन, और मीन का कर दो रूट। समझ में आया ना? तो इसे बोलते हैं RMS। तो अच्छा एवरेज, ठीक है, अच्छा एवरेज को इज कॉल्ड RMS। एक तरह से आप ये समझ लो। वैसे मैंने RMS तुमको क्लास में बहुत अच्छे समझाया था, याद से नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, पढ़ लेना। देखो जी, आ जाओ जरा, देखो आ जाओ जल्दी, फटाफट आओ। एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर कह रहा है एट ओमेगा आर पर इम्पीडेंस इज आर। नहीं समझे? अरे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस आर ही तो होता है। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जेड बराबर आर, बट एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इम्पीडेंस इज √2r। ये नहीं समझोगे तुम, आ जाओ मैं बताऊंगा। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में एक खास बात है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे करंट कितना हो जाता है? I0/√2। समझे कि नहीं समझे? I0/√2। तो जब करंट कितने टाइम्स घटा? √2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ा? समझ में आ गया ना? तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस R होता है, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 पर इम्पीडेंस √2/2 होता है, √2R होता है। ठीक है भाई, चलो। कह रहा बिकॉज करंट इज I0/√2, तो पावर कितनी हो जाएगी? हाफ। अब ये बताओ एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इम्पीडेंस इज, आप बोलोगे सुनो मेरी बात, मैं तुमसे पूछता हूँ एट ओमेगा R इम्पीडेंस इज, आपने बोला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होता है, आर के बराबर होता है ना? क्या ओमेगा 1 और ओमेगा 2 रेजोनेंस कंडीशन पर है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है ना? तो इसका मतलब जेड बराबर आर होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। क्या इसके लिए जेड बराबर आर होगा? आपने बोला नहीं होगा। तो जेड बराबर क्या होगा? आपने बोला √ वही वाला जो होगा जो जेड होता है। तो आपने बोला एट ओमेगा 1 ओमेगा 2 जेड बराबर होगा XL - XC का होल स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। ठीक है ना? XL की वैल्यू ओमेगा L माइनस, ठीक है भाई, प्लस के इतना हो गया। उसके बाद आप कहोगे क्या? इसको इधर स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर कर दो, कर दिया। करने के बाद क्या आएगा? आपने बोला ओमेगा L, बस रूट हट जाएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद अगले पेज पे आते हैं। देखो जी, अब उसके बाद ये तो हो ही गया, ठीक है। इधर था प्लस के ओमेगा R, ये देखो ये इधर था ना प्लस के R स्क्वायर, तो इधर चला गया तो क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। तो आप बोलोगे ओमेगा L माइनस ओमेगा C का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू R स्क्वायर हो गया।
बेटा जब ये √2 का स्क्वायर √2, अच्छा हाँ सर, ठीक है ना, √2r था ना, तो ठीक है भाई। अब आप बोलोगे दोनों तरफ का रूट कर दोगे या इधर का इसको इधर चला गया, तो आप बोलोगे कितना आएगा +-r। सुनो मेरी बात, अब अच्छे सुनना। अब ये +-r है, आप मुझे बताओ ये एक फ्रीक्वेंसी है, ये ω/r है, इसके लेफ्ट में जो होगा वो नेगेटिव और इसके राइट में जो लेंगे वो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये तो हमारे लिए कंडीशन आ गई। तो अब हम कहेंगे सो वी कैन राइट, ω1 तो था लेफ्ट वाला और ω2 था राइट वाला, डायग्राम देख लेना, ठीक है। तो ω1 सो वी कैन राइट, यहाँ 1 1 1 कर देंगे पहले वाले के लिए, फिर 2 2 2 कर देंगे, ठीक है। तो 1 वाले के लिए क्या होगा, ω1l -1/ω1 है, और ये -r आएगा बिकॉज ऑफ लेफ्ट, हाँ है ना, ω1 लेफ्ट में, ठीक है। अब ω2 रखेंगे तो ω2l -ω2c, अब ये प्लस किधर आएगा, राइट वाले के लिए, समझ में आ गया। तो ये +r होगा और ये -r होगा, समझ में आ गई बात तुमको भाई। मैंने ω1 ले लिया, ω2 ले लिया, ओके। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, काम है थोड़े ज़्यादा इसमें क्वालिटी फैक्टर में, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जैसे आपने इसमें इसको ऐड किया, इसमें इसको ऐड किया, तो ω1l माइनस, ये तो एज इट इज़ रखा, देखो मैंने क्या कर रहा, इसको एज इट इज़ रख दिया, इसको एज इट इज़ रख दिया, दोनों को जोड़ते हुए चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ω1l है, ये ω2l है, ओके। और अगर इसको देखें दूसरे वाले को, ये है माइनस, इसके सामने ही माइनस है, तो भाई ये तो दोनों सीधे सीधे ऐड हो गए, कॉमन ले लिया एल को कॉमन ले लिया, और ω1 + ω2 माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, माइनस 1/ω1 + 1/ω2 × 1/c = 0। समझ में आ गई बात तुमको। अब कहता है क्या भाई साहब, ये दोनों जो ऐसे का ऐसे हो गए, इसका एलसीएम ले लिया, ओके। तो ऊपर आ गया ω1 + ω2/ω1 × 1/c = 0, ओके। इधर राइट साइड ले गए तो ω1 + ω2, हाँ कटेगा नहीं कटेगा। तो भाई साहब l बराबर कितना आ गया, c × ω1 ω2, तो ω1 ω2 कितना आ गया 1/LC, इक्वेशन नंबर 3 और पहले भी ये इसे इक्वेशन नंबर 1 माना, इसे इक्वेशन नंबर 2 माना, तो इसे इक्वेशन नंबर हमने 3 मान लिया। क्या तुमको ये बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक? आपको एक बार और देखना पड़ेगा, घर जाके वरना याद नहीं रहेंगी बातें, ठीक है ना, एक बार थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनो, डेरिवेशन तो ज़्यादा उससे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ डेरिवेशन इतने उससे करने की ज़रूरत है नहीं, एक बार देख लो जरूर, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले ऐड करा था, इस बार घटा दो। हम क्यों कर रहे हैं सब कुछ, ये देखो हमें ω2 - ω1 चाहिए, सारी बात ये है क्योंकि हमें चाहिए क्यों बराबर होता है ω/ω2 - ω1। अब हमारे पास ω2 - ω1 नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ये है, क्या चार डालें इनका, समझे कि नहीं समझे। हमें तो ω2 - ω1 चाहिए क्योंकि ω/r तो हमारे पास है, तो हमें हमारा Q मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी लड़ाई घटाने जोड़ने की पता क्यों चल रही है, जिससे कि हमें ω2 - ω1 मिल जाए, ठीक है ना। चलो आ जाओ जरा, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो आपने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना, फर्स्ट को पहले ऐड करे थे ना, हाँ पहले ऐड करे थे, तो अब ω2 - ω1 हो जाएगा, और इस वाले में से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गए ना। अब आप क्या करोगे भाई साहब, L तो ले लिया कॉमन, तो ω2 - ω1, इस बार ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला बाद में, तो 1/ω1 - 1/ω2, समझ में आ गया ना। और 1 ये हो गया कॉमन = 2r, ठीक है ना। अच्छा जी ठीक है, उसके बाद क्या करें, देखो सुनो, ये =0 क्यों हुआ, आपने बोला दोनों जोड़े थे तो इससे कटेगा, समझे कि नहीं समझे, इसलिए 0 हुआ, हाँ है ना। यहाँ क्या हुआ 2r, क्योंकि माइनस हुआ ना, तो आप बोलोगे एक तो खुद माइनस में था, इसमें से जब उसको घटाऊंगा तो r - -r तो = 2r, समझ में आ गई ना ये वाली बात भी। तो ये 2r हो गया, ये 2r है ही। चलो जी आ जाओ, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपने एलसीएम लिया, सीधी सी बात, देखो ये एलसीएम ले लिया, ओके। ω2 - ω1/ω1 ω2 हो गया, ω2 - ω1 तो मिल गया, बस इसे अलग करना किसी तरह से, तो आपने दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, तो L + के 1/c तो यहाँ था ही, समझ में आ गया ना, मल्टीप्लाई कर दिया, आगे = 2r। अरे इसकी वैल्यू तो हमको पता है, ऊपर वही तो निकाली थी हमने, कितनी आई थी भाई साहब, 1/LC, हाँ L बराबर आया था इतना, है ना। ये L के बराबर है ना, अगर देखा जाए तो 1/c ω, तो इसे मैं L कह सकता हूँ डायरेक्टली, क्या कह सकता हूँ इसको मैं L, ठीक है ना। तो L + L कितना हो गया 12, समझ में आया। ये मैंने कुछ और कर रखा है इसमें, मैंने क्या करा पता, मैंने यहाँ C और ω1 ω2 की मैंने वैल्यू रखी 1/LC, अच्छा समझ में आया ना। मैंने ω1 ω2 की वैल्यू रख दी, कहाँ से रख दी, ये रहा ना, ω1 ω2 कितना आया था 1/LC है, इससे ऊपर वाले से कर दो डायरेक्ट, तुम्हारी चॉइस है। तो ये हो गया 1/LC, ओके।
सी से सी गए तो एल प्लस एल हो गया, सीधी सी बात 2l हो गया, 2 से कट गया 2, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना आ गया r बाई एल। और हम जानते हैं q बराबर कितना होता है ओमेगा r अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, याद रहेगा ना। ऐसे डेल्टा ओमेगा तो ओमेगा r इक्वल टू आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा r बाई एल, हाँ है ना। तो q समझ में आया नहीं आया, तो ये आ गया ओमेगा r इंटू एल बाई आर, हाँ है ना। तो q बराबर कितना, अरे चलना ऊपर को, तो q बराबर कितना आया, l हो गया ऊपर, तो ओमेगा r इंटू एल बाई आर। और हम जानते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप बोलोगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो ये होती है, हाँ ना। अरे ओमेगा r इक्वल टू यही तो होता है, इसको यहाँ पुट कर दो, तो q बराबर हो गया ओमेगा r की जगह आ गया इंटू एल बाई आर। अब आप कहोगे ठीक है, थोड़ा सोल्व करके दिखाता हूँ इसको मैं, इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगी, एल ऊपर है ही, तो ये हो गया एल अपॉन आर अंडर रूट एल सी, ठीक है ना। तो मेरी निगाह से देखो तो ये रूट एल ना, ठीक है ना, तो ये भी रूट एल इंटू रूट सी अलग अलग कर दिया, तो रूट एल रूट सी, और भाई इसको इससे काटोगे तो रूट एल आएगा, या इसे मेरी निगाह से देख लो तो ये रूट एल है ना, तो इससे कटाइए तो रूट एल, ये जी दोनों को एक साथ कर दिया 1 अपॉन आर अंडर रूट एल सी, ठीक है ना। तो q बराबर कितना आ गया, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन आर अंडर रूट एल सी, भाई साहब याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो q बराबर कितना आया 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। अब ये बताओ तुम मुझे कि जो डायरेक्ट में ऊपर है, जो इन्वर्स में वो नीचे है, तो q इज़ लार्ज व्हेन r इज़, समझ में आ गया, इन्वर्स में ना, सबसे पहले ये तो बात बताई थी, ठीक है ना। बैंड विड्थ डेल्टा ओमेगा इज स्मॉल, सुनो मेरी बात, q बराबर होता है ओमेगा r अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये क्या है, बैंड विड्थ, जितनी बैंड विड्थ कम होगी, जितनी बैंड विड्थ क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, और जितना l लार्ज होगा, ये ना, हाँ उतनी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्वालिटी अच्छी होगी। और c जितना इन्वर्स में है तो c के साथ कर देना तुम कि c जितना कम होगा क्वालिटी उतनी अच्छी। ये था आपका क्या, क्वालिटी फैक्टर।